नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप सभी आंदोलनरत हैं, आंदोलन करते आए हैं, कर रहे हैं। आज भी आप सभी ने आंदोलन किया। दूसरी तरफ सबसे व्यापक स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पटना का कोना-कोना गूंज रहा है, वे हैं रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थीगण। रेलवे भर्ती दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन महज 5.5 वर्ष के बाद जो भर्ती दी गई वह सिर्फ 5,500 ही भर्ती दिया गया। उसमें भी सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती दी गई है, टेक्नीशियन का भर्ती नहीं दिया गया है। और रेलवे पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि टेक्नीशियन का भर्ती जो है वो अलग से दिए जाएंगे। पूरे भारत की यदि बात किया जाए तो लगभग 50 लाख से भी अधिक रेलवे भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थीगण हैं, जो 5,500 रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करेंगे। उसके विरुद्ध में चूंकि सभी को पता है कि पूरे रेलवे में लगभग 10 लाख के आसपास रिक्तियां खाली हैं, और लोको पायलट की यदि बात कर लिया जाए, एएलपी की यदि बात कर लिया जाए तो उसमें भी 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो उसका 50% ही सिर्फ मांग रहे हैं अभी अभ्यर्थीगण। इनका कहना है कि 5600 नहीं 56,000 कर दो। उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, तो उम्र सीमा बढ़ाए जाने के नाम पर 3 वर्ष जो है उम्र सीमा बढ़ा दी गई, जिससे बहुत अधिक अभ्यर्थियों को फायदा नहीं मिलने वाला है। और भी अन्य कई मांगों को लेकर के रेलवे विभाग में भर्तियां निकालने को लेकर के कैलेंडर जारी करने हेतु मांग की जा रही है। एक प्रॉपर कैलेंडर जारी कर दिया जाए, जैसे बीपीएससी आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया पूरे वर्ष भर में कब कौन से एग्जाम होंगे। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया कि कब कौन से एग्जाम होंगे। उसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड को भी कैलेंडर जारी कर देना चाहिए। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो रेलवे भर्ती को क्यों नहीं जारी करना चाहिए? कैलेंडर का मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी गणों का सभी मांगे जायज हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई से प्रताड़ित अभ्यर्थी हो या फिर रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे, रेलवे में नौकरी पाने के लिए इंतजार कर रहे जो बेरोजगार, शोषित और प्रताड़ित जो अभ्यर्थी हैं, सभी के मांगे सभी जायज हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार पटना में धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं। कहीं पे अब तक कोई ऐसा खबर नहीं आया जिससे कि कहीं जान माल का क्षति हुआ हो, कहीं आगजनी हुआ हो, कहीं किसी सरकारी या निजी संपत्ति पर संपत्ति का तहस नहस किया गया हो। जब आंदोलन होंगे तो परिचालन, चाहे वो सड़क हो या रेलवे हो, बाधित होगा। और जब किसी का हक और अधिकार का हनन किया जाएगा, उसके अवसर को कुचला जाएगा, यदि इतने वर्षों के इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें भर्तियां नहीं दी जाएगी, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी और रोजगार देने का सपना दिखा करके और 5.5 साल 6 साल बीत जाने के बाद भी 5-10 हजार नौकरियां देने की लॉलीपॉप दिखा देना, तो इसके विरुद्ध यदि अभ्यर्थी आंदोलन न करे तो क्या करें? जिस दंडाधिकारी के द्वारा, पटना के जिस अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा धारा 144 लगाया गया है, उसमें साफ साफ छात्र संगठन, छात्र संघ और छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है साफ साफ उस पत्रांक में कि कुछ अभ्यर्थियों, कुछ छात्रों, कुछ छात्र संगठनों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। और उस भीड़ इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे और सड़क जाम करना। यहां तक सही है, लेकिन निजी सरकारी संपत्ति पर संपत्ति को नष्ट करने का उद्देश्य उस पत्रांक में दर्शाया गया है। आगजनी का उद्देश्य उसमें दर्शाया गया है। उपद्रव का जो है उसमें दर्शाया गया है कि उपद्रव करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है, आगजनी करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है, निजी और सरकारी संपत्ति पर संपत्ति नष्ट करने के उद्देश्य से जो है भीड़ इकट्ठा करने की सूचनाएं फैलाई जा रही है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जो कहीं से भी रत्ती भर सत्य नहीं है। कहीं ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। भारत की सरकार यदि भारत के बेरोजगार युवाओं को सिर्फ सपना दिखा करके चुनाव के वक्त वोट पा लेना, सरकार में बन जाना, और उसके बाद 5-5 साल 6-6 साल तक कोई भर्ती न देना, और उसके विरुद्ध जब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हों और उस पर प्रतिबंध लगा देना, अनापत्ति आरोप मढ़ देना छात्र संगठनों, छात्र छात्राओं पर, ये कहां से न्यायोचित है? बिल्कुल आरोप लगाए गए जो है दंडाधिकारी के द्वारा वो निराधार और बेबुनियाद है। मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखा जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है
कि भीड़ उपद्रवी होने पर मजबूर हो रहा है, फिर भी चूंकि सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, भले ही वो शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, बेरोजगारी का मारा हैं, गरीबी से दबे हुए हैं, लेकिन उनका जुबान नहीं दबा है। वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि यदि एक पत्थर भी उनके द्वारा फेंका जाएगा तो या पुलिस को लगे या फिर उनके किसी साथी को, नुकसान उनका अपने ही किसी व्यक्ति को होने वाला है, इसलिए उन्होंने पत्थर तक नहीं उठाया है। भले ही सरकार के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने डंडा चलाया, लेकिन छात्र छात्राओं की तरफ से ऐसी कोई अनापत्ति घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। ये जो धारा 144 लगाया गया है, इसमें 144 के तहत जो भी प्रतिबंधित होता है सारे प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कहीं भी 4-5 के ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे वह माइक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्रुप के माध्यम से, या ऐसे ही चौक चौराहे पर बोल करके कैसे भी आप भीड़ जुटाने के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर के आप नहीं निकल सकते हैं बाहर। सभी प्रतिबंधित लगा दिया गया है। लेकिन इससे शादी ब्याह, धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम होते रहेंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होंगे। बिहार में एनडीए का सरकार बन चुका है, आप सभी को ज्ञात है। 28 जनवरी को शायद इस्तीफा दिया गया, शपथ ग्रहण लिए गए। 29-30 2 दिन बीते हैं, 31 आज तीसरा दिन है। शपथ लिए जाने के बाद आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन आपको यह देखने को मिला कि आप अपने हक अधिकार के लिए आप मांग नहीं कर सकते हैं ग्रुप में इकट्ठा होकर के। आपको अवसर को कुचला जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, आप कुचलते रहिए, उसके विरोध में आपको नहीं बोलना है। सरकार जो कह रही है उसे आपको यथावत मान लेना है। सरकार दिन को रात, रात को दिन कह रही है, सूर्य को चांद, चांद को सूर्य कह रही है, आपको मान लेना है। आप विरोध करेंगे, धारा 144 लगा दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन से आपको पिटवा दिया जाएगा। अंततः आप फिर भी नहीं मानेंगे तो देशद्रोही घोषित कर एनएसआई लगा करके आपको जेल में वर्षों के लिए भेज दिया जाएगा। इस धारा 144 के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो अनियमितताएं, गड़बड़ियां हुई हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट न देकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 मार्च में लाने का जो योजना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन न हो, रेलवे भर्ती के खिलाफ आंदोलन न हो, अर्थात बिहार के बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर इकट्ठे न हो, इस पर पाबंदी लगाने हेतु ये सारे जो है खेल रचे गए हैं। महागठबंधन की सरकार भी 17 महीने रहा। शिक्षक भर्ती आने से पूर्व आपने कई बार आंदोलन किया। नियमावली जब 10 अप्रैल 2023 को लाई गई उसके बाद आपने आंदोलन किया। विज्ञापन जारी होने के बाद जब डोमिसाइल नीति हटाया गया उसके बाद आपने आंदोलन किया। परीक्षा ली गई उसके बाद जब परिणाम घोषित किया गया उसके बाद आपने आंदोलन किया। बीपीएससी टीआरई 2 के बाद आपने आंदोलन किया। एनडीए सरकार बनने से पूर्व तक आपने आंदोलन किया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कब धारा 144 लगा? और एनडीए सरकार बनते ही धारा 144, कौन सी सामत आ गई? कौन से अभ्यर्थी आगजनी कर रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे? तो ये आपको अब देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको शोषित और प्रताड़ित किया जाएगा। किसी भी तरह से आप अपनी बातों को रखने में असमर्थ रहेंगे। जो मिलेगा उसी में आपको खुश रहने का आदत सी डाल दी जाएगी और आप खुश रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जब वोट दिए हैं धर्म पर तो तानाशाही और अफसरशाही दिख रहा है चरम पर। जाति और धर्म के नाम पर आप वोट देते हैं। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन माननीय मोदी जी के हाथों किया गया, अच्छी बात है। लेकिन 22 जनवरी को उस भव्य राम मंदिर जिसमें कई अरब रुपए लगे, यदि उसी अनुपात में, जिस अनुपात में, जिस दृढ़ता के साथ, जिसने तत्परता के साथ मंदिर के लिए कार्य किए गए, यदि उसी तत्परता, उसी दृढ़ता के साथ, उतनी तेजी के साथ यदि बिहार में बेरोजगारी मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए काम किए गए होते तो शायद आज भारत का परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार जानती है कि भारत की जनता मंदिर से खुश है तो मंदिर दिया। आपको रोजगार चाहिए ही नहीं तो रोजगार मिलेगा क्यों? मांगेंगे तो फिर डंडा मिलेगा, धारा 144 लागू कर दिया जाएगा। अब बाहर निकलिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिणाम होता है एनडीए सरकार में। आम जनमानस का ये भुगतना है आपको। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नौकरी
नई नौकरी पाने की लालसा रखे हुए सभी अभ्यर्थियों का कि बेहद जल्द आपको नौकरी मिले, आपका जीवन खुशहाल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।